हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। बायोलॉजी की क्लास में कक्षा 12 अपना जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, नर तथा मादा यौगिकोद्भिद की संरचना और विकास। कल आपको इसमें मैंने लास्ट में परागकण की संरचना पढ़ाई थी, ठीक है। आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें मैं बता रहा हूं परागकण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे अपन। ये सारे के सारे अपनी शीट में लिखे हुए हैं। मैं इन 4-5 पॉइंट्स को आपको बता रहा हूं, आप इन्हें पढ़ना। देखिए, सबसे पहली बात तो बोर्ड पे लिखी हुई है संयुक्त परागकण। तो मैं आपको कह रहा हूं, सुनिए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ड्रोसेरा, क्रिप्टोस्टीजिया एंड टाइफा। इन पादपों के अंदर चारों के चारों परागकण लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। परागकण क्या, लघु बीजाणु बोल दो कि कुछ पादपों जैसे ड्रोसेरा, क्रिप्टोस्टीजिया एंड टाइफा में चारों परागकण या लघु बीजाणु जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का यह हुआ कि परागण की क्रिया के समय भी अलग नहीं होते, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आइए, क्या लिखा है बोर्ड पर, पॉलिनियम। तो आप क्या बोलेंगे बेटा, ओक एवं ऑर्किड में सभी परागकण जुड़कर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं। उसी संरचना को पॉलिनियम कहते हैं। याद रखना पड़ेगा, ये दोनों के दोनों पॉइंट अलग अलग आप याद रखेंगे। एक में तो संयुक्त परागकण और दूसरा पॉलिनियम। दोनों को एक बार मैं फिर से कह रहा हूं। देखिए, कुछ पादपों जैसे ड्रोसेरा, क्रिप्टोस्टीजिया एंड टाइफा में चारों के चारों परागकण जुड़े रहते हैं और संयुक्त परागकण बनाते हैं। पॉलिनियम में क्या बोलोगे, ओक एवं ऑर्किड में बहुत सारे परागकण आपस में जुड़कर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को पॉलिनियम कहते हैं। अब बहुबीजाणुता नाम से पता चल रहा है बेटा, बहुबीजाणुता, ध्यानपूर्वक सुने आप। देखो, जनरल वे में लघु बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा जो लघु बीजाणु बनते हैं बेटा, वो 4 के समूह में व्यवस्थित रहते हैं और उसको अपन बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है ना। तो मुझे बताइए, लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। यदि लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से अधिक होती है तो वह अवस्था बहुबीजाणुता कहलाती है, ठीक है ना। अगला हेडिंग क्या लिख रहा है बेटा, पराग एलर्जी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पराग एलर्जी, देखो, कल आपको मैंने परागकण की संरचना पढ़ाई थी, है ना। आपको मैंने बताया था कि जो परागकण का बाह्य चोल होता है वो मोटा, खुरदरा और अलंकृत होता है, बताया था ना। अब सुनिए आप, परागकण के बाह्य चोल में उपस्थित ये जो खांचा आपको दिख रही है, उनमें एवं रिक्त स्थानों में स्वयं युग्मकोद्भिद और टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन भरे होते हैं। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। वापस से बोल रहा हूं, परागकणों के बाह्य चोल में उपस्थित खांचों और रिक्त स्थानों में युग्मकोद्भिद और टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन भरे होते हैं, ठीक है ना। जब ये परागकण नमी के संपर्क में आते हैं तो ये प्रोटीन है परागकण के बाह्य चोल से निकलकर वातावरण में मुक्त हो जाती, ठीक है ना। और इन्हीं प्रोटीनों के कारण पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। बैठ गई होगी आपके समझ में। पराग एलर्जी देखो, त्वचा से संबंधित हो सकती है, श्वसन से संबंधित हो सकती है, विभिन्न प्रकार के ज्वर हो सकते हैं। पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाले पादप जौ, ज्वार, पार्थीनियम एंड चिनोपोडियम, ये उदाहरण है, ठीक है।
यहां पे एक छोटी सी बात आपको मैं पार्थिनियम के बारे में बताऊंगा। ये बोर्ड पे लिख दिया मैंने, पार्थिनियम, ठीक है ना। इसको ना स्थलीय खरपतवार के रूप में जाना जाता। एक बार कंपटीशन में ये प्रश्न आ चुका है बेटा कि यदि संपूर्ण जंगल के अंदर आग लग जाए तो सबसे पहले बिना बोए, बिना रोपित किए उगने वाले पादप कौन से होंगे? तो बेटा वो पार्थिनियम होंगे। पार्थिनियम हिस्टोफोरस, क्या नाम है इसका? ये लिख रहा हूं मैं, पार्थिनियम हिस्टो। इसको कॉन्ग्रेस घास भी कहते हैं या गाजर घास। तो स्थल पर पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवारी पादप ये है। इसके परागकण मनुष्य में श्वसन एलर्जी, विभिन्न प्रकार के ज्वर एवं त्वचा संबंधी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। एंड पांचवा पॉइंट बेटा परागकणों के महत्व का है, तो सुन लीजिए आप। उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना बेटा। सुनिए, पराग कणों के अंदर अनेक पोषक तत्व, विशेषकर असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। अतः पराग कणों का उपयोग असंतृप्त वसाओं की उपस्थिति के कारण रेस लगाने वाले घोड़ों, बड़े बड़े देशों में, ये बड़े क्या विदेशों में, जनरली भारत में भी होता है, बड़े बड़े शहरों में जो घोड़े रेस लगाते हैं उनको, तथा धावकों को उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए दवाई के रूप में दिया जाता है। पहला उपयोग खत्म हो गया। दूसरी बात सुन लें, असंतृप्त वसाएं सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती हैं, अल्ट्रावायलेट परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती हैं या उनसे सुरक्षा करती हैं। अतः इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के क्रीम, इमल्शन और कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में किया जाता है, ठीक है बेटा। तो आपको मैंने परागकण से संबंधित 5 महत्वपूर्ण तथ्य बताए, है ना। एक एक करके अब पांचों के पांचों तथ्यों को मैं आपके सामने वापस रिपीट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। देखिए, सबसे पहला लिखा है संयुक्त परागकण, ध्यान से सुना। कुछ पादपों जैसे ड्रोसेरा, क्रिप्टोस्टीसिया एंड टाइफा में बहुत सारे परागकण, चारों परागकण आपस में जुड़े रहते हैं और जुड़कर संयुक्त परागकण बनाते हैं। दूसरे पर आइए, पॉलिनियम। ओक एवं ऑर्किड में पादपों के नाम है। इनमें क्या होता है बेटा, सभी परागकण आपस में जुड़कर एक विशिष्ट रचना बनाते हैं जिसे पॉलिनियम कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर आइए। आपको बता चुका हूं कि एक लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर टोटल 4 लघु बीजाणु होते हैं, परंतु जब लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से अधिक होती है तो उसे बहु बीजाणुता कहते हैं। अगला बेटा पेपर में कई बार आ चुका है, पूछा जाता है पराग एलर्जी का कारण बताइए या पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाले पादपों के नाम बताइए। तो दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। कैसे बोलेंगे बेटा, पराग कणों के बाह्य चोल में उपस्थित खांचों एवं रिक्त स्थानों में युग्मकोद्भिद एवं टैपीटम कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित प्रोटीन भरे रहते हैं। जब ये प्रोटीन नमी के संपर्क में आते हैं, या यूं कह दो, जब परागकण नमी के संपर्क में आते हैं तो बाह्य चोल में उपस्थित प्रोटीनें बाहर वातावरण में मुक्त हो जाती हैं, ठीक है ना। और इन्हीं प्रोटीनों के कारण विभिन्न प्रकार की श्वसन एलर्जी, त्वचा एलर्जी एवं ज्वर उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से पादपों के परागकण पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं? तो जौ, ज्वार, पार्थिनियम एंड चिनोपोडियम,
पादपों के नाम है चारों। पार्थिनियम के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि पार्थिनियम स्थलीय खरपतवार के नाम से जाना जाता है। जब जंगल में आग लग जाती है, एक भी पादप शेष नहीं रहता है, तो एक नए सिरे से सबसे पहले जो पादप जंगल में उत्पन्न होगा, डेवलप होगा, वो चीनोपोडियम है, सॉरी पार्थिनियम हिस्टोफोरस है। पार्थिनियम को कॉन्ग्रेस घास या गाजर घास भी कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में परागकण का महत्व क्या बोलेंगे बेटा? पराग कणों में अनेक पोषक तत्व, पराग कणों में अनेक पोषक तत्व जैसे असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। अतः इनका उपयोग रेस लगाने वाले घोड़ों एवं धावकों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु दवाई के रूप में किया जाता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरणों को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन बेटा? परागकण, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट असंतृप्त वसाएं, परागकण पर उपस्थित असंतृप्त वसाएं, पराग कणों में उपस्थित असंतृप्त वसाएं पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती हैं या उनसे सुरक्षा करती हैं। तो बेटा इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के क्रीम, इमल्शन एवं कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में किया जाता है, त्वचा को सुंदर और मुलायम बनाने के लिए, ठीक है ना। अब अपन शुरू करते हैं एक नया हेडिंग। कौन सा हेडिंग पढ़ रहे हैं बेटा? नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप चित्र देख लें, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। देख, ये मैं सबसे पहले परागकण बना रहा हूं बेटा, परागकण या लघु बीजाणु, जिसकी संरचना आपको कल मैं बता चुका हूं। ये बना दिया बेटा, ये बीचों बीच में इसका केंद्रक हो गया। इसके नीचे नाम लिख देता हूं, परागकण या लघु बीजाणु। एक्चुअल में परागकण या लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ये इसका केंद्रक हो गया, ये इसकी बाह्य चोल हो गई। लिख देते हैं, कल भी अपन ने लिखा था बाह्य चोल, और ये बेटा अंतः चोल, और ये बेटा जनन छिद्र, ठीक है ना। एक चित्र तो ये बनेगा। दूसरे चित्र में क्या होगा कि इसका अपन समसूत्री विभाजन कर देंगे इस केंद्रक का। तो दूसरे वाले चित्र में अपन क्या करेंगे, ये मैं जनन पोर, जनन छिद्र के लिए जगह छोड़ दी, ये मैंने बाह्य चोल बना दिया। अब ये केंद्रक है ना, दो केंद्रकों में विभक्त हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रक बना देगा और दोनों केंद्रकों के बीच में एक कोशिका भित्ति बन जाएगी। दो अलग अलग आकार की कोशिकाएं बन गई है ना। एक कोशिका को तो अपन बोलेंगे जो कि छोटे आकार की होती है, जनन कोशिका, और दूसरी कोशिका जो बड़े आकार की होती है उसको अपन बोलते हैं कायिक कोशिका। ये दूसरा स्टेप हो गया बेटा, है ना। तीसरे स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो कायिक कोशिका है ये पराग नलिका के रूप में बाहर निकल जाएगी, निकल गई ना। और इसके अंदर पहले तो कायिक केंद्रक, उसके बाद में जनन केंद्रक से ये दो नरयुग्मक, दोनों अगुणित होते हैं, ये भी अगुणित होता है, इसको नलिका केंद्रक भी कहते हैं, ठीक है ना। ये परागकण का बाह्य चोल हो गया।
ये परागकण का अंतःचोल हो गया। ठीक है भाई साहब। अब सुनिए आप, अपन पढ़ रहे हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास, है ना। तो आप बोर्ड पे देखिए, ये तो लघु बीजाणु और परागकण है, और ये मैंने बना दिया नर युग्मकोद्भिद। तो आप ध्यानपूर्वक सुने, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। दिख रहा होगा, क्योंकि नर युग्मकोद्भिद का विकास इसी लघु बीजाणु अथवा परागकण से हुआ है। सबके समझ में आ गई? आगे चलिए। नर युग्मकोद्भिद का विकास निम्न दो अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। प्रथम चरण और बेटा दूसरा चरण। अब आप ध्यान से सुने, प्रथम चरण में क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नर युग्मकोद्भिद के विकास का प्रथम चरण परागकोश के भीतर परागण से पूर्व संपन्न होता है। सुन लिया? मतलब परागण से पूर्व परागकोश के भीतर होता है। सबसे पहले तो ये परागकण आकार और आयतन में वृद्धि करता है। ये लघु बीजाणु या परागकण आकार व आयतन में वृद्धि करता है। ठीक है भाई साहब। इसके अंदर अनेक रिक्तिकाएं डेवलप हो जाती हैं। इसके भीतर अनेक रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है ना। तत्पश्चात इसका ये जो केंद्रक है, अगुणित केंद्रक है ये परागकण का, ये अगुणित केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर दो केंद्रकों का विकास करता है। एक केंद्रक को कायिक केंद्रक तथा दूसरे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक है। शीघ्र ही दोनों केंद्रकों के बीच में एक भित्ति निर्मित हो जाती है, कोशिका भित्ति, जिससे ये जो परागकण आपके सामने है ये द्विकोशिकीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आप देख सकते हैं दूसरे वाले चित्र में, एक कोशिका तो ये ऊपर वाली हो गई जो कि बड़े आकार की है, इसे कायिक कोशिका कहते हैं। दूसरी कोशिका छोटे आकार की है ना, इसे जनन कोशिका कहते हैं। बैठ गया आपके समझ में? आगे चलिए। कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब अपन को अलग अलग इन दोनों कोशिकाओं के बारे में कहना है। जैसे पहले मैं कायिक कोशिका के बारे में बता रहा हूं, है ना। यह कोशिका आकार में बड़ी होती है। इस कोशिका का केंद्रक प्रारंभ में गोलाकार तथा बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। एक और बात कहनी है कि कायिक कोशिका पराग नलिका के निर्माण में सहायक। दूसरी कोशिका कौन सी लिखी है बेटा? जनन कोशिका। जनन कोशिका आकार में छोटी होती है। ठीक है ना। इसका केंद्रक पहले लेंस के समान होता है, देखो आप, बाद में गोल हो जाता है और अंततः क्रमी रूपी हो जाता है। क्रमी रूपी इसलिए होता है ताकि वो पराग नलिका के अंदर आसानी से गति कर सके। दोनों प्रकार की कोशिका हो गई। जनन कोशिका में अपन को एक बात और कहनी है कि जनन कोशिका में कायिक कोशिका की अपेक्षा क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, थोड़ी सी। ठीक है ना। अब आगे आइए, तो मुझे बताइए ये परागकण कितने कोशिकीय अवस्था में आ गया? द्विकोशिकीय अवस्था में, है ना। परागकण के भीतर कितनी कोशिकाएं हैं? दो। कौन कौन सी हैं? जनन कोशिका और कायिक कोशिका। हो गया बेटा। अब आगे चलिए। इसी द्विकोशिकीय एवं द्विकेंद्रकीय अवस्था में इस परागकण का अंकुरण, पहले तो परागकण होता है और परागण की क्रिया के द्वारा यह परागकण
किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचता है और वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण का अंकुरण होता है। वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण का अंकुरण होता है और आगे की चरण स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए दूसरा चरण आपके सामने हेडिंग लिखा हुआ है। प्रथम चरण खत्म हो गया। प्रथम चरण में आपको केवल जनन कोशिका और कायक कोशिकाओं के निर्माण तक की कहानी कहनी है। सुन लिया? अच्छा, दूसरा चरण बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस चरण के अंतर्गत सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो कायक कोशिका होती है, ये मैंने चित्र में बना रखी है। कायक कोशिका चूंकि पराग नलिका के निर्माण में सहायक होती है ना, तो कायक कोशिका से पराग नलिका का विकास होता है। ठीक है, तो कायक कोशिका का केंद्रक पराग नलिका में सबसे पहले आ जाता है। इसे नलिका केंद्रक भी कहते हैं। बाद में ये नष्ट हो जाता है और पराग नलिका वर्तिका में गति करती हुई बीजांड की ओर वृद्धि करती है। ठीक है ना? आगे चलिए। इसके पश्चात जनन कोशिका का केंद्रक पराग नलिका में गति करता है। आगे जाके जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का विकास करता है। तो इस प्रकार आपके सामने एक संरचना बन जाती है अंकुरित परागकण, जिसमें पराग नलिका और पराग नलिका में दो नर युग्मक हैं। ये कहलाएगा नर युग्म कोद्विद। हाँ तो बेटा आपको मैं ये समझा रहा था, एक बार पूरा का पूरा प्रोसीजर रिपीट कर देता हूं, है ना। मैं आपको पढ़ा रहा था नर युग्म कोद्विद का विकास। तो बेटा ध्यान से सुने, आपके सामने चित्र भी बने हुए हैं, अभी मैंने बनाए ही है, तो आप सुने। देखो ये तो परागकण या लघु बीजाणु है और ये नर युग्म कोद्विद है। तो आप कैसे बोलेंगे कि परागकण अथवा लघु बीजाणु नर युग्म कोद्विद की प्रथम कोशिका है। परागकण या लघु बीजाणु नर युग्म कोद्विद की प्रथम कोशिका है। ठीक है ना। इसके बाद आप आगे बोलिए कि नर युग्म कोद्विद के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन दो चरणों के अंतर्गत किया जाता है। पहला चरण क्या लिखा है बेटा? प्रथम चरण, हेडिंग है ना। क्या बोलोगे इसमें कि यह चरण पराग कोश के भीतर परागण से पूर्व संपन्न हो जाता है। ठीक है ना। इस चरण में क्या होता है? इस चरण में लघु बीजाणु या परागकण, ये लघु बीजाणु या परागकण सबसे पहले आकार एवं आयतन में वृद्धि करता है। फिर लघु बीजाणु के भीतर अनेक छोटी छोटी रिक्तकाएं डेवलप हो जाती हैं, है ना। साथ ही लघु बीजाणु का अगुणित केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो अगुणित केंद्रकों का विकास करता है। एक को क्या बोलते हैं बेटा? कायक केंद्रक, और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा? जनन केंद्रक। दोनों केंद्रकों के बीच में कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है, जैसे कि इसमें मैंने कर दी। परिणाम स्वरूप ये जो परागकण है वो द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है, यानी कि परागकण के भीतर दो कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। बड़े आकार वाली कोशिका को कायक कोशिका कहते हैं, छोटे आकार वाली कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिए, आप क्या बोलेंगे कि इसी द्विकेंद्रकीय एवं द्विकोशिकीय अवस्था में परागण की क्रिया संपन्न हो। ठीक है ना। साथ में आपको कायक कोशिका और जनन कोशिकाओं के बारे में लिखना पड़ेगा। कायक कोशिका के बारे में क्या बोलेंगे कि यह कोशिका आकार में बड़ी होती है, इसका केंद्रक प्रारंभ में गोलाकार, तत्पश्चात अनियमित आकृति का हो जाता है। प्रारंभ में गोलाकार, बाद में अनियमित आकृति का हो जाता है। ठीक है ना। एक और बात इसमें कह देंगे कि कायक कोशिका
पराग नलिका के निर्माण में मदद करती है। उसके बाद अपन को जनन कोशिका के बारे में कहना है, ठीक है ना। क्या बोलोगे बेटा? यह कोशिका आकार में छोटी होती है। इस कोशिका का केंद्रक प्रारंभ में लेंस के समान होता है, बाद में गोलाकार, तथा सबसे बाद में यानी कि अंत में ये लंबा और क्रमरूपी हो जाता है। ये तो बेटा पहला चरण खत्म हो गया, है ना। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा चरण। दूसरे चरण में भी कुछ नहीं है, मैं बोलता हूं, ध्यान से सुने। नर युग्मकोद्भिद के विकास का दूसरा चरण परागण क्रिया के पश्चात संपन्न होता है। मतलब कि परागकण कहां पहुंच चुका? वर्तिकाग्र के ऊपर, है ना। वहां पर परागकण का अंकुरण होगा, और परागकण के अंकुरण से, याद कीजिए, कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से होकर पराग नलिका के रूप में विकसित होगी, ठीक है ना। यह पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंततः बीजांड की ओर गति करेगी। इस पराग नलिका में सबसे पहले कायिक कोशिका का केंद्रक आ जाएगा। कायिक कोशिका के केंद्रक को नलिका केंद्रक कहते हैं। चूंकि इसका निषेचन की क्रिया में कोई योगदान नहीं होता, तो ये पराग नलिका की वृद्धि के दौरान बीच में कहीं भी नष्ट हो जाता है। बैठ गया आप सबके समझ में? उसके पश्चात जनन कोशिका का केंद्रक नलिका केंद्रक के पीछे पराग नलिका के भीतर गति करेगा, है ना। गति के दौरान जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो अगुणित अचल गोलाकार नर युग्मकों का विकास करेगा। ये आपको दिख रहे होंगे, पराग नलिका के भीतर दो नर युग्मक आपके सामने हैं, दोनों के दोनों नर युग्मक, है ना। और ये दोनों के दोनों नर युग्मक निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार आपके सामने ये नर युग्मकोद्भिद बन गया, ठीक है ना। तो नर युग्मकोद्भिद की आप क्या परिभाषा कह सकते हैं? क्या बोल सकते हैं आप कि नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रथम कोशिका परागकण और लघु बीजाणु है, पहली बात। दूसरी बात आप ये बोल दोगे, पराग नलिका युक्त अंकुरित परागकण। वापस बोल रहा हूं, पराग नलिका युक्त अंकुरित परागकण जिसमें दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, ठीक है ना बेटा। तो आज यहां आके अपना इस पाठ का एक भाग खत्म हो गया। कौन सा भाग बेटा? नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब अपन मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अब मैं अगला हेडिंग शुरू कर रहा हूं, उसको समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक समझना। लिख रहा हूं बेटा मैं बोर्ड पे, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। और बेटा आपको जानना पड़ेगा कि मादा युग्मकोद्भिद को ही अपन क्या बोलते हैं? बीजांड, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझना और सुनना। सबसे पहले मैं इसका चित्र बना रहा हूं, हल्का हल्का सा बीच में बोलता भी चलूंगा। तो देखो, बीजांड अथवा मादा युग्मकोद्भिद के बीचों बीच में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। ये बना दी बेटा। इस गोलाकार रचना को भ्रूण कोश, यहां लिख रहा हूं, भ्रूण कोश। क्या कबूतर है ये? इसको पै पतंग मत कह देना, क्योंकि यदि आपने पै पतंग कह दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। प्रारंभिक अवस्था में इस भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं। ये आपके सामने मैंने 7 कोशिकाएं बना दी बेटा, ठीक है ना। अब इनके नाम सुनिए। देखो,
तीन कोशिकाएं, तीन अगुणित कोशिकाएं तो निभागी सिरे की ओर है। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि ये निभाग शब्द कहां से आ गया, जब मैं दोबारा बताऊंगा। तो इन तीनों अगुणित कोशिकाओं को अपन प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तीनों की तीनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं, ठीक है ना बेटा। और देखो, तीन अगुणित कोशिकाओं का समुच्चय बीजांड द्वारी सिरे की ओर पाया जाता है, जिनमें एक बड़े आकार की अगुणित कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है। ये कोशिका अगुणित होती है और नाशपाती के आकार की होती है। और दो अगुणित कोशिकाएं अंड कोशिकाओं के दोनों पार्श्वों में होती हैं, और इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। सहायक कोशिका, ठीक है ना। ये भी दोनों अगुणित होती है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और सुन लें, इन तीनों कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय कहा जाता है। एग एपरेटस, अंड समुच्चय, अंड समुच्चय, ठीक है ना। अब आगे चलिए। बीचों बीच में एक केंद्रीय कोशिका होती है, ये लिख दिया, केंद्रीय कोशिका। ये कोशिका बेटा द्विगुणित होती है। इस कोशिका का निर्माण दो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से होता है। यही कोशिका आगे जाके भ्रूणकोश का विकास करती है। ध्यानपूर्वक सुने। तो ये संरचना मैंने किसकी बना दी? भ्रूणकोश की। यहां पे मैं नाम लिख देता हूं कि ये जो मैंने भीतर स्ट्रक्चर बनाया है, ये पूरा का पूरा क्या है? भ्रूणकोश है। आगे चलिए। भ्रूणकोश के बाहर की ओर एक गोलाकार ऊतक पाया जाता है। भ्रूणकोश के बाहर की ओर एक गोलाकार ऊतक पाया जाता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं बेटा। और ये जो बीजांडकाय मैं बना रहा हूं ना, ये एक पोषक ऊतक है। पोषक ऊतक ये हो गया। इसका भी नाम अपन लिख देते हैं, ये बीजांडकाय हो गया, बीजांडकाय। अब आगे चलिए। ये जो बीजांडकाय है, ये अध्यावरणों के द्वारा घिरा रहता है। तो बेटा एक अध्यावरण तो अपन ये बना रहे, ये हो गया, अंदर की ओर है, तो इसको अपन बोल देंगे अंतः अध्यावरण। अंतः अध्यावरण, ठीक है। और बेटा दूसरा अध्यावरण इसके बाहर होगा, ये बना दिया, ऐसे यूं बनता है ना। तो इसका नाम मैं क्या बोल दूंगा बेटा? बाह्य अध्यावरण, है ना। अब देखो कुछ नाम और बाकी हैं। ये ऊपर वाला हिसाब किताब तो कहलाता है निभाग, नीचे वाला ये हिसाब किताब कहलाता है बीजांड द्वार, और बेटा ये कहलाता है बीजांड व्रंत। और बेटा जिस रचना के द्वारा बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है, उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। और बेटा छोटी कक्षाओं से आप पढ़ चुके हैं कि जो चित्र आपके सामने मैंने बनाया है, मादा युग्मकोद्भिद अथवा बीजांड का निषेचन के पश्चात यही बीजांड फल के भीतर बीज में बदल जाता है। एक्चुअल में जो चित्र आपके सामने बना हुआ है ना, ये बाद में बीज के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने मादा युग्मकोद्भिद अथवा बीजांड की संरचना का डायग्राम बना दिया। अब आप इसे लिखेंगे कैसे? तो मैं वो पूरी कहानी एक बार आपके सामने दोबारा से कह रहा हूं, तो ध्यान से देखें। देखिए बेटा,
यहां से कहानी शुरू करते हैं अपन कि ये पूरा तो बीजांड हो गया बेटा, है ना। ध्यान से देखना, बीजांड जिस बिंदु के द्वारा बीजांड ग्रंथ से जुड़ा रहता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। बीजांड के बीचों बीच में एक गोलाकार भ्रूणकोश पाया जाता है। बीजांड के बीचों बीच में एक गोलाकार भ्रूणकोश पाया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में यह सप्तकोशीय एवं अष्ट केंद्रकीय होता है। सुन लिया, कुल कोशिकाएं इसमें कितनी होती हैं? 7। ठीक है, आगे चलिए बेटा। अब तो कह सकता हूं निभाग लिखा हुआ है, निभागी सिरे की ओर उपस्थित 3 अगुणित कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। और बेटा बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित 3 अगुणित कोशिकाओं का समुच्चय कहलाता है अंड समुच्चय या अंड उपकरण। अंड उपकरण के अंतर्गत कितनी कोशिकाएं होती हैं? कुल 3। ठीक है ना। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो, इन तीनों में अंड समुच्चय की तीनों कोशिकाओं में एक बीच वाली कोशिका आकार में सबसे बड़ी और नाशपाती के आकार की होती है। सुन लिया, यही कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है, अगुणित होती है एवं यही कोशिका बाद में निषेचन के द्वारा बीज के भीतर भ्रूण का विकास करती है। ठीक है, आगे चलिए। अंड कोशिका के दोनों ओर 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। आगे आपको समझ में आएगा कि इन सहायक कोशिकाओं का काम बीजांड के भीतर पराग नलिका को भ्रूण कोश में प्रवेश के लिए मार्ग उपलब्ध कराना होता है। ठीक है ना। आगे चलिए। भ्रूण कोश के बीचों बीच में एक केंद्रीय कोशिका पाई जाती है। यह कोशिका द्विगुणित होती है। ठीक है ना। आगे चलिए। इस कोशिका का निर्माण 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से होता है। इस कोशिका का निर्माण 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से होता है। हो गया ये। अब आगे चलिए, अब अपन बाहर निकलते हैं, है ना। तो देखो, बीजांड में भ्रूण कोश के बाहर की ओर, वापस कह रहा हूं, बीजांड में भ्रूण कोश के बाहर की ओर एक पोषक ऊतक पाया जाता है। सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बीजांड काय। ठीक है ना। आगे चलिए, ये बीजांड काय हो गया। और बेटा बीजांड काय के बाहर की ओर क्रमशः अंतः एवं बाह्य अध्यावरण उपस्थित होते हैं। देखो, ये अंतः अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण, है ना। अगली बात सुनिए, बीजांड में एक छिद्र रूपी रचना पाई जाती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर उपस्थित रचना कहलाती है बेटा निभाग। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस निभाग को अध्यावरणों की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। ठीक है ना। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस निभाग को अध्यावरणों की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये पूरी की पूरी बीजांड की संरचना हो गई, है ना। तो याद रखना आप, ये सिमिलर वर्ड आपको पूरे के पूरे ध्यान रखने हैं। इसको ना अपन गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। गुरु बीजाणु धानी, मादा युग्मकोद्भिद या बीजांड, सारी बातें ये एक ही हैं। ठीक है ना जो मैं कह रहा हूं। आगे चलिए, देखो, अब इस बीजांड के अंदर मैंने आपको 2 कोशिकाएं बताई बेटा। एक तो बताई मैंने द्विगुणित केंद्रीय कोशिका,
भ्रूण कोश के भीतर है ये द्विगुणित केंद्रीय कोशिका। और दूसरी बताई बेटा मैंने अगुणित अंड कोशिका या मादा युग्मक। बताई कि नहीं बताई? तो आप गौर कर लें बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आपने नरयुग्मकोद्भिद की संरचना भी पढ़ी है, तो आपने ध्यान करके बताओ उस नरयुग्मकोद्भिद की संरचना में पराग नलिका के भीतर कितने नरयुग्मक पड़े थे? 2। बताइए उन दोनों नरयुग्मकों का निर्माण किससे हुआ था? जनन कोशिका के केंद्रक के समसूत्री विभाजन से। तो अब आप गौर कर लीजिए, अगली क्लासों में आपको पढ़ाऊंगा निषेचन की क्रिया, तो आप सुन ले एक लाइन कि भाई आवृत बीजी पादपों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात निषेचन की क्रिया 2 बार संपन्न होती है। कैसे? प्रथम बार एक अगुणित नरयुग्मक इस भ्रूण कोश में उपस्थित अगुणित अंड कोशिका या मादा युग्मक से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज व जाइगोट का विकास करता है। सुन लिया? यही आगे जाके भ्रूण के रूप में विकसित होता है। और बेटा दूसरी बात इसमें क्या बोलेंगे कि जो दूसरा नरयुग्मक है वो इस भ्रूण कोश में उपस्थित द्विगुणित केंद्रीय कोशिका से संलयित होता है। द्विगुणित केंद्रीय कोशिका से संलयित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। ठीक है ना? आगे ये दोनों संरचना भ्रूण एवं भ्रूण कोश दोनों की दोनों रचनाएं बीज के प्रमुख भाग होते हैं। तो बेटा आज की क्लास में आज मैंने आपको नरयुग्मकोद्भिद की संरचना और ये मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, अगली क्लास में आपको बीजांड के प्रकार और निषेचन की क्रिया पढ़ाएंगे।